आज हम बात कर रहे हैं मेंस के राइटिंग स्किल और कुछ ऐसे विषयों पर जिस पर आपको मेंस के हिसाब से ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सब इकट्ठे हैं। कितने लोगों का प्री क्लियर हो गया याद रहा? गुड, बधाई इतने लोगों को पहले। बाकी लोग मेंस देना चाह रहे हो? कितने लोग मेंस देना चाह रहे हैं? आज नहीं तो कल हाथ उठाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, आधे लोगों ने अभी भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, कितने लोग आलसी हो? हाथ उठाओ। चलो, 4 लोग ईमानदार हैं, बाकी सब इतने आलसी कि हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, है ना? तो 4 लोग ईमानदार तो सबने उठा के बता दिया हम आलसी हैं। देखो एक बात समझना, प्रीलिम्स मेंस 2 एग्जाम अभी जिससे आप 2-4 हो रहे हैं, बार बार आपके सामने पाला पड़ रहा होगा। मेरा पाला तीनों से पड़ रहा है, इंटरव्यू भी पिछले 1.5 साल से इंटरव्यू पढ़ा के थक चुका, लेकिन हाँ ठीक है, अब रिजल्ट्स आने लगे हैं, है ना? तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, ये 3 जो एटीट्यूड है आपका उसको चेक करने के लिए है। और उस एटीट्यूड का पहला पार्ट जो चेक किया जाना है दैट इज कॉन्फिडेंस। हिंदी में क्या कहलाएगा ये? आत्मविश्वास। अच्छा, जैसे बोला पीछे 2 लोग आपस में आत्मविश्वास कुछ होता है क्या? होता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस क्यों? प्रीलिम्स में अगर आप कॉन्फिडेंटली गोला भरे होगे तो कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा। अगर उसमें ही 4 से गलतियां हो जाती तो कंफ्यूजन में पर्सनालिटी 2 ही प्रकार की होगी, या तो कॉन्फिडेंट होगा या कंफ्यूज होगा। कंफ्यूजन दूर करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। यही मेंस में भी होने वाला है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने नॉलेज, अपने आप को लेकर, तो पहला पैरा लिखने का तरीका और एक कंफ्यूज व्यक्ति का पहला पैरा, दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको लगता है कि हम तो लिख के दे दिए, हमको थोड़ी ना चेक करना है। चेक करने वाला वो ऑफिस में बैठ के चेक करेगा, ये फैक्ट भी है। लेकिन गलती कहां होती है पता है? जब हमको ये पता होता है कि हमारे सामने चेक नहीं होगा तो हम जो चाहे ये सोच के लिखते हैं कि कौन सा हमारे सामने आना है, अभी तो लिख दो। अभी जो ये पड़ोसी लोग 2-4 घूर रहे हैं, इनका आंसर दे दें अभी तो पहले। क्योंकि हमारा टेंशन हमेशा वो व्यक्ति होता है जो हमको ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है, चाहे वो क्लासरूम का इन्विजिलेटर हो, चाहे वो आपके पड़ोस में बैठा व्यक्ति हो, हाँ या ना? आप हमेशा कॉन्शियस रहते हैं और उस कॉन्शियसनेस में कई बार हम लॉन्ग टर्म लॉस उठाने के लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख लेते हैं कि अभी हाथ चल रहा है, नहीं लिख लो अभी तो। और पता चला कि आपने लिखने के क्रम में ऐसी गलतियां कर ली हैं जो डेफिनेटली आपको लॉस देने वाला है। कहां? अल्टीमेटली मेंस के उस एग्जाम में, जिसके लिए अल्टीमेटली हम तैयारी कर रहे थे। हमारा उद्देश्य मॉक टेस्ट तो नहीं था ना, असली तैयारी उसकी थी। पर वो मॉक टेस्ट बार बार क्यों दे रहे हैं हम? ताकि एक ऐसी तैयारी जिसको हम बार बार गलतियां करते हैं उससे उभरने की तैयारी हो जाए। गलतियां तो होंगी, उससे नहीं बच सकते, पर गलतियों से बाहर निकलने का तरीका डेवलप करना, इसके माध्यम से आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं। अब रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ क्या क्या काम करना चाहिए, अगर ये थोड़ा सा सिक्वेंशियल बात कर लिया जाए तो मुझे लगता है आज की बात को हम कहीं कंक्लूजन तक पहुंचा पाएंगे। एक पहली बात जिसमें अपनी बात स्टार्ट करता हूं वो है किसी एक अच्छे आंसर में क्या चीजें होनी चाहिए, या अगर आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे आप जो मार्क्स आ रहे हैं वो मिल जाए। वो बातें क्या होंगी? हर कोई जानना चाह रहे हैं? बात करें इसमें। किसी भी प्रश्न को देखते साथ आपका जो पहला टास्क होना चाहिए वो है उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। जनरली हम नहीं करते हैं, हम तो प्रश्न देखते हैं और जैसे ही एक शब्द परिचय का मिला हम पहले खुश या दुखी हो जाते हैं। फंसा कि नहीं फंसा? गलत तो नहीं कह रहा मैं? हम पहले ही अपने आप को जज कर लेते हैं कि ये पढ़ा हुआ फंस गया है या ये नहीं आया, लगता है ये क्वेश्चन गया। और कई बार आप देखना, आपको आंसर नहीं पता था पर टाइम था, आपने सिर्फ प्लानिंग करके लिख लिया और उसमें मार्क्स अच्छे आ गए, या लिखने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि इसका आंसर मैंने थोड़ा ठीक से लिख लिया है। आपका सेटिस्फेक्शन आपको मार्क्स दिलाता है। अगर आप किसी काम को करते हुए सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली सामने वाला उसको फील करता है कि समझता है कि अगर मान लो मैं इस बात को करते हुए मैं यहां पर खुश हूं तो आप भी खुश होकर बात सुनना चाहोगे। लेकिन मैं ही दुखी होकर बात कर रहा हूं तो अगला स्टेप किसी चांस से नहीं। लिखते समय अगर आपने एंजॉय किया है तो कॉपी चेक करने वाला डेफिनेटली उसको एंजॉय करके आपको मार्क्स देने वाला है। इसलिए उस प्रश्न के लिए टाइम बचाना जिसका जानकारी आपके पास नहीं था, वो टाइम कब बचेगा? जब आपको जो पता था उसको फास्ट लिख के अपने टाइम को थोड़ा सा सेव कर लें। यही तरीका होता है। तो लास्ट क्वेश्चन जिसके पास आपके पास जानकारी नहीं थी लेकिन आपने थोड़ा सा विचार किया, क्योंकि एक बात समझना, आज आप जिस हाइट पे है ना, यहां दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं जो आप नहीं जानते। क्या मैं गलत हूं? आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी और भी कुछ बचे, एथिक्स, हिंदी लेते जाओ, एनवायरमेंट, सब पता है।
और सब पता है तो मैं कहता हूं कोई भी क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ध्यान से काम करो तो ब्लैंक तो नहीं छूट सकता, बशर्ते कि एकदम फैक्चुअल ना हो, है ना। और कॉन्सेप्चुअल अगर है तो सोच के प्लानिंग करना ये अनिवार्यता है। ये पहला टेका लग चुका है कई लोगों का, तो थोड़ा अलर्ट बैठे रहो, वरना थोड़ी देर बाद फिर वो जमाई चालू हो जाएगा। क्योंकि मैं कुछ स्क्रिप्ट तो है नहीं, मुझे लग रहा है मैं मन से बात कर रहा हूं आपसे, और मन से बात का सबसे दुखद पार्ट ये है कि आप पक्के से अगर कनेक्ट हो गए तो आपका ध्यान कहीं और निकल आता है, आप याद करने लगते पुरानी बातों को कि हाँ ये बात तो सही है। और जहां एक बार सही हुआ तो आप सशरीर यहां हो, पर मन का एक पार्ट कहीं उन चीजों को तलाशने लगेगा जिस बात से जुड़ रहे हो गया। तभी यही रहना, यहां से बाहर नहीं निकलना प्लीज ना। तो पहला टास्क मैंने बताया, क्वेश्चन अगर आपके पास सामने है तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, और कीवर्ड्स में हमेशा अगर किसी पार्ट पे नहीं है वाला शब्द है उसको गोला करना। कई बार हिडन शब्द होते हैं ना कुछ, तो उन हिडन शब्दों को अंडरलाइन नहीं करो बल्कि हाईलाइट कर लो, गोला कर लो। ये गोला किया हुआ है तो आप उससे अब गलती नहीं कर पाएंगे। जब कभी आप किसी क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें 2-3 पार्ट सामने आ जाते हैं। मैं बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 3 वर्ड वाले में तो बिल्कुल एक लाइन में परिभाषित करना है, और उसके लिए एक तरीका बताऊंगा अभी, वो 3 लाइनर में आते हैं, पर उससे पहले कॉन्सेप्चुअल बात कर लें। अगर आपने किसी क्वेश्चन को ब्रेक किया है तो उसमें 2-3 बातें सबसे पहले नजर आएंगी। पहला होगा सब्जेक्ट, जिस पर वो बेस्ड है, ठीक है, किसी विषय पर बेस्ड होगा क्वेश्चन। दूसरा होगा उसका वो पहलू जो आज के किसी चीज से जुड़ रहा है या नहीं। कोई भी क्वेश्चन एब्सोल्यूट इतिहास का नहीं हो सकता, वो भी आज के किसी पहलू से जुड़ रहा होगा, गारंटी है। और तीसरा उसमें आपको करना क्या है, क्योंकि जब तक मेंस में आप अपना पहलू नहीं डालते तब तक आंसर पूरा नहीं होता। वो क्या था ये प्रीलिम्स की बात हुई, पर मेंस में आपको नॉलेज का प्रेजेंटेशन करना है, और नॉलेज में जब तक आपके ओपिनियन नहीं आएंगे तब का आपका आंसर पूरा कभी नहीं हो सकता। एक समझने वाली बात है कि आपका ओपिनियन आपके खुद का नहीं होता, बल्कि डेफिनेटली समाज से लिया गया है, पुस्तकों से पढ़ा गया है, टीचर सीनियर से सुना हुआ है, न्यूज़पेपर में देखा हुआ है, तब वो आपका बना है। लेकिन अब है वो आपका, इस बात को समझना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, कुछ बातों की जानकारी होना और जानकारी पे भरोसा होना दो सेम नहीं है। कई बार जानकारी होता है पर जानकारी पे भरोसा नहीं है, सही है गलत है, और तब हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो बाद में घातक हो जाता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, क्योंकि अगर आप ही भरोसा नहीं कर रहे हो अपने ऊपर तो आयोग को बताओगे कैसे कि मैं डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनने के लायक हूं। तो पहले खुद को बिलीव करना पड़ेगा। तो अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, और सीखने के लिए इन क्रम से गुजरने की बात कर रहा हूं। पहला था क्वेश्चन को ब्रेक करना। ब्रेक में पहला वो सब्जेक्ट किस मैटर पर बना हुआ है, दूसरा उसका वर्तमान पहलू क्या है, और तीसरा आपका ओपिनियन क्या है। जब तक आप अपना ओपिनियन शामिल नहीं करते आंसर कंप्लीट नहीं होगा, और वो मार्क्स कभी नहीं बनेंगे जो आपको टॉपर लिस्ट में जुड़ने वाला है। हो सकता है मेंस क्लियर हो जाए, वहां तक तो सही है, पर आप जिस ख्वाब के साथ जुड़े हैं वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है अगर आप अपना इनपुट नहीं डालते। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? आपकी समझ, फिर से कह रहा हूं, कि आपके स्टडी पे डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। और ऑब्जर्वेशन ये वो टेक्निक है जिसके माध्यम से आप हर चीज पे अपना एक ओपिनियन रखते हैं। ये अच्छा है, बुरा है, कम अच्छा है, किस प्रकार से अच्छा हो सकता है, इसमें आपके क्या सुझाव हैं। अगर हर चीज पे आप एनालिसिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन में आपका अपना इनपुट आ जाएगा। इन चीजों को जब राइट डाउन करते हैं, पहला तो हुआ क्वेश्चन को पढ़ना और समझ विकसित करना। एक बार समझ लिए तब लिखना स्टार्ट होता है, और जब लिखना स्टार्ट करते हैं तब किन बातों पे ध्यान देते हैं, उस पर आना चाह रहा हूं। यहां तक कोई क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में है क्या? आगे बढ़े। जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखने वाली पहली बात जो सबसे मेन है वो है आपका कॉन्सेप्ट, अवधारणा। लिखते समय आप जब पहला पैरा बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन, एक कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर सही तरीके से आपने स्टार्ट कर लिया तो कॉपी चेक करने वाला भी जब पहला पैरा पढ़ता है ना तो आपका एक इंप्रेशन अपने दिमाग में तैयार कर लेता है कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो जो पहला पैरा है उसमें मैं एक सूत्र दे रहा हूं आप लोगों को, जो कुछ लोग पहले रहे हैं क्लास में उनको पता होगा, जो नहीं रहे उनके लिए जानकारी नहीं है। वो सूत्र है 5W+1H। ये W से क्या क्या शब्द आते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सोचो। व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन। हर शब्द को इन 5 कसौटियों के ऊपर सोच के देखो, आपको पक्के से 5-6 पॉइंट्स नजर आने लगेंगे। चाहे कोई योजना हो, चाहे जियोग्राफी की कोई घटनाक्रम हो, चाहे इतिहास का कोई व्यक्तित्व हो, सोच के देखो। और एक 6वां भी है, हाउ। ये 6 में से पक्के से 3-4 डायमेंशन आपको हमेशा मिलेंगे।
और पहला जो इंट्रोडक्टरी पैरा है, अगर आप इस बारे में सोचकर स्टार्ट करते हैं तो आपके समझ का एक सूत्र दिखाई देता है। क्या मेरी बात से सहमत हो? आप किसी भी चीज की भूमिका बताओ, इंटरव्यू को पहले क्वेश्चन अपने बारे में बताएं, तो यही है वो अपने बारे में, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या किया है, क्यों यहां आना चाह रहे हो और यहां तक क्या उपलब्धियां हैं, इतना बता दो तो अपने बारे में पूरा होता है। तुम सिमिलरली किसी भी टॉपिक के बारे में ये कसौटी पे अगर आपने अपना पहला पैरा स्टार्ट कर लिया है तो आपकी एक समझ दिखाई देती है, लेकिन आपकी समझ दिखाने में कभी भी सूत्र पकड़ में नहीं आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने हर क्वेश्चन की शुरुआत वैसे ही की है तो कॉपी चेक करने वाला तीसरे में पकड़ लेगा कि इसका लिखने का पैटर्न क्या है, और जैसे ही एक बार वो सस्पेंस आउट हुआ फिर मूवी देखने का मजा खत्म हो जाता है, हाँ या ना? सिमिलरली लिखने में भी है, कॉपी चेक करने वाले को आपको लास्ट तक जोड़ के रखना, भी अच्छे से चेक करे और मार्क्स प्रॉपर देता रहे। इसलिए अपने ट्रिक को किस वे में यूज करते हैं ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और बार बार जो टेस्ट हो रहे हैं ना सिर्फ इसलिए कि आप इन चीजों को लिख के प्रैक्टिस करें। एक बात और बताऊं, आप कॉपी किस प्रकार से लिख लेते हैं और कॉपी चेक कैसे होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कई बार मेरे पास कुछ लोग मिलते हैं हमेशा आकर के कि कॉपी में चेक करने में ये गलती थी, कॉपी में ये चीज ठीक से चेक नहीं हुआ। मैं कहता हूं कॉपी चेक करना आवश्यकता ही नहीं है, लिखते लिखते आपकी आत्मा चेक कर चुकी होती है, हाँ या ना? आपको अच्छे से पता है कहां कहां गलती की हो, तो दूसरा कोई चेक करे उससे अच्छा ज्यादा क्या है? आपके पास वो आंसर, ये ठीक वैसी स्थिति है कि आप किसी चीज के लिए टॉस करो तो जिस समय सिक्का हवा में होता है ना तो लास्ट पॉइंट पे मन में आंसर आ चुका होता है, हे भगवान हेड्स आ जाए, क्योंकि हेड्स में क्या सोचा था हमको पता है, तो सिक्का गिरे या नहीं गिरे हमको आंसर मिल जाता है। वैसे इस टेस्ट की महिमा यही है कि आप कॉपी चेक करने वाले तक जाने की आवश्यकता ही नहीं, जब आप उस प्रेशराइज्ड वे में बैठकर लिखते हैं ना तो लिखते लिखते आपकी आत्मा बता देती है कि कहां पर क्या चीजें सही हो रही हैं गलत। तो पहला पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा था कॉन्सेप्चुअल राइटिंग के लिए, जो पहला पैरा है उसके लिए जो इंट्रोडक्शन बनाए हमेशा वो इन कसौटी पर सोचकर देखें, 5W+1H। क्या बात क्लियर है? अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर कर लिया है तो डेफिनेटली कॉपी चेक करने वाला आपके लिए एक मार्क्स दिमाग में अब तय करना स्टार्ट कर चुका है कि ये व्यक्ति ठीक दिख रहा है, चलो इसके लिए इतने मार्क्स अलग कर लेते हैं। अब अगला स्टेप कहां आएगा? जब आप सब्जेक्ट मैटर पे आने वाले हो, कोई भी क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज में है वो जिस भी पेपर का है, या तो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, साइंस टेक्नोलॉजी का है, पॉलिटी या इकोनॉमी का है, छठवां कोई हो ही नहीं सकता, हाँ या ना? यहां डिपेंड ये करता है कि अगर आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो तो आपकी शब्दावली हिस्ट्री की चाहिए, जियोग्राफी का लिख रहे हो तो शब्दावली, वैसे ही साइंस का लिख रहे हो तो जो साइंटिफिक शब्दावली चाहिए। पर जनरली क्या करते हैं कि हम सुनते हैं बचपने से एक बात, बचपने मतलब पीएससी के बचपने से, कि जब से पीएससी स्टार्ट हुआ अपने शब्दों में लिखना है। ये अपने शब्द आपके घर के शब्द नहीं हैं, है ना? अपने शब्द मतलब ये मत समझिए मेरे मन में जो आएगा मैं वो लिख दूं। अपने शब्दों से मतलब ये है कि आपने जहां जो पढ़ा है उन चीजों को अपने समझ के साथ शब्दावली वही रखना है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल शब्दावली नहीं हो सकता। और आपको लेखक तो हो नहीं, अपने शब्द कहां से आएंगे? डेफिनेटली अपने शब्द बुक से ही आएंगे और अच्छे स्टडी से आएंगे। और अच्छा लिखना क्या बिना अच्छा पढ़े पॉसिबल है? पर कई बार अच्छा लिखने को तैयार हो जाता है पेन वेन लेकर के, अच्छा पढ़ा ही नहीं है तो लिखोगे कैसे? तो इसलिए पढ़ने के दौरान अपने हैबिट में कुछ चीजें डेवलप करो। अगर कहीं कोई अच्छा फ्रेज मिल जाए कोई नोट डाउन कर लो, कोई अच्छा एग्जाम्पल मिले लिख लो, और उन चीजों का एक कंपाइल करके रखो, क्योंकि आपके पास एक पेपर में लगभग 4 से 5 बहुत अच्छे आइडियाज लिखने की आवश्यकता पड़ती है, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं। वहां अगर ऐसे आइडियाज लिख लिए जाएं, न्यूज़पेपर के अच्छे थॉट्स उसमें जोड़ लिए जाएं, तो कॉपी चेक करने वाला आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा देता है। तो पहला पॉइंट में जहां रिपीट कर दूं वापस में बात कर रहे थे कॉन्सेप्चुअल राइटिंग की, और उसका पहला पैरा जिसमें ये कसौटी की बात हो रही थी। अवधारणा तक पहुंचने के लिए आप एक शब्द पे ध्यान देते हैं, वो है सेकंड लास्ट वर्ड। इससे ही किसी क्वेश्चन की अवधारणा क्लियर होती है। सेकंड लास्ट वर्ड क्या होता है किसी क्वेश्चन का? थोड़ा याद कर लो, याद आ रहा है कुछ? इसकी आलोचना कीजिए, प्रकाश डालिए, विवरण लिखिए, टिप्पणी कीजिए, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। याद आ रहे हैं शब्द? तो इन शब्दों का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है कॉन्सेप्ट से। अगर आपने उन शब्दों को समझ के आंसर लिखना स्टार्ट किया है तब वो भूमिका बनेगी। तो अगर आलोचना करना था तो भूमिका उस पैटर्न पे बनेगा। तो ये जो अंतिम वर्ड है इसको हाईलाइट करना और उसके अनुसार अपने आंसर को फ्रेमिंग करना, ये हमेशा आपके धर्म का एक पार्ट होगा अगर मेंस की राइटिंग कर रहे हैं तो ये जितने शब्द हैं इन शब्द का हर किसी का एक स्पेसिफिक मीनिंग है।
पर कुछ शब्द कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे प्रकाश डालिए या व्याख्या कीजिए। दोनों में डिफरेंस है क्या कुछ? इसकी भूमिका बताइए और महत्व बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, एक जैसा लग रहा है? तो डिफरेंस है, थोड़ा सोच के देखो। अच्छा, जब कभी कोई शब्द ना समझ में आए ना, वो अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो। आपकी भूमिका और आपका महत्व सेम है क्या? हो ही नहीं सकता। पर जब तक ये नहीं लिया थे, क्या लग रहा था दोनों एक जैसे हैं। आपकी भूमिका क्या है? आप जिस रोल को प्ले करते हैं, आपकी भूमिका एक स्टूडेंट के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक भाई या बहन के रूप में, एक पुत्र या पुत्री के रूप में, ये भूमिकाएं हैं। और महत्व कब होगा? जब आप उस रोल को ठीक से प्ले कर लें, तब आपका महत्व होता है। आज आपके रोल में पुत्र या पुत्री का भूमिका है, पर महत्व नहीं है। महत्व है क्या? क्योंकि आप यहां बैठे हो। महत्व किस दिन होगा? जब दिन उस रोल को ठीक से प्ले कर लोगे। तो वैसे ही भूमिकाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, महत्व भूमिका से निकलता है। तो दोनों चीजें सेम हो सकती हैं क्या? पर नहीं समझने से कई बार हम उसको एक जैसा ट्रीट करने लगते हैं, और फिर बाद में फिर क्वेश्चन करते हैं कि पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं दिया। तो रीजन समझ में आ रहा है? तो आलोचना, समालोचना, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐसे कई वर्ड्स हैं। अगर वो क्लियर है तो ठीक है, क्योंकि सब बहुत लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं, और नहीं है तो सेट लिस्ट तैयार करो, और अगले बार फिर इस पे वापस 1-to-1 सेशन में मिलते हैं। तो पहला शब्द था अवधारणा, कॉन्सेप्ट, जिसपे मैं जोर देना चाह रहा था। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग की दो बातें की। भूमिका, अगर कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपके मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब कभी किसी स्टूडेंट से बात करें, अगर उसने मेंस दिया है तो किसी को भी 200-250 नंबर नहीं मिले होंगे। अगर फेल भी हुआ होगा वो मेंस में, तो 40-50-20 नंबर चूक गया होगा। सुना है? सही है? कहने का मतलब ये कि कभी भी अगर आप आंसर लिखते हैं तो बोर्ड एक बेसिक मार्क्स सबके लिए निर्धारित करके रखा हुआ है। अगर आप सही टॉपिक पे सही कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो उतने मार्क्स मिलेंगे, तय है ये। पर उतने से सिलेक्शन होगा क्या? नहीं। तो सिलेक्शन के लिए इस अवधारणा से आगे बढ़नी पड़ेगी बात को लेकर। तो अवधारणा के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है क्रमबद्धता। उसको कहते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर या क्रमबद्धता किस चीज की? दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो ऑर्डर है वो है आपके विचारों की। किसी भी टॉपिक पे अगर आप विचार स्टार्ट करते हैं और ये क्रमबद्ध हैं, तो ही आपका वो जो फ्लो है दिखता है और आप अंत तक सीक्वेंस वाइज पहुंच पाते हैं। होता है ऐसा? जो न्यूज़पेपर का संपादकीय है, आप देखा उसमें इस चीज को सबसे बेस्ट वे में मेंटेन किया गया है। आप एक पैरा पढ़ते पढ़ते अगले लाइन को इमेजिन करने लगते हैं, और जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचेंगे छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका सीक्वेंस ऐसा मेंटेन होता है। ध्यान दिया इस बात को? yes, तो सीक्वेंस को मेंटेन करने की अगर सीख कहीं से ले सकते हैं तो वह है किसी भी पेपर का संपादकीय है। अब ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के एक आंसर दे दो, आज का न्यूज़पेपर कितने लोगों ने पढ़ा है? समझ पा रहे हो? पढ़ लिया? थैंक यू। एक ने तो किया कम से कम। और बाकी लोग क्या सोच के बैठे हैं? मुगल बादशाह हैं सभी। बादशाह चाहते हैं कि सारा नोट्स अपने आप बन जाए। क्यों नहीं पढ़ रहे नोट्स? अपन न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एडिटोरियल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आज के सुबह का एडिटोरियल और करंट अफेयर सबके व्हाट्सएप पे आ चुका होगा। आया है? और मैं गारंटी देता हूं सबके ओपन करवा के दिखवा दूंगी। कई लोगों ने डाउनलोड भी नहीं किया होगा। आपके पास 10 बजे पहुंचाने के लिए एक पूरी टीम सुबह 6 बजे से लग जाती है। समझ रहे? हिंदी, इंग्लिश मीडियम, प्री, मेन सबका निकालना है। अगर तो इतना मेहनत करने के बाद आप तक पहुंचाया गया और आप लोग उसको आगे नहीं बोल रहा, समझदार और इशारा काफी होगा अभी। तो जो मैं बात कर रहा हूं क्रमबद्धता की, अगर यहां तक पहुंचना है तो आपको डेफिनेटली अपने विचारों की क्रमबद्धता और विचारों में शब्दों की क्रमबद्धता, ये दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्रमबद्ध विचारों को समझने के लिए एक लिखने का तरीका होता है पैराग्राफ राइटिंग। जनरली जो पैराग्राफ का साइज है आप कब चेंज करते हैं? हाँ, टॉपिक खत्म हो जाता है, मतलब उससे रिलेटेड जो बात चल रही है तब। पक्का? चलो, एक ने सही आंसर दिया कम से कम। पर 90% लोग पैरा तब चेंज करते हैं जब साइज बड़ा हो जाता है ना? जबकि होना क्या चाहिए, वो जो विचार था, विचार समाप्त हो तो ही पैरा चेंज हो। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, विचार पे डिपेंड करता है। तो विचारों की क्रमबद्धता, जितना पैरा है इसको
नोट डाउन करना। एक बात और, ये विचारों की क्रमबद्धता ये अचानक से नहीं आती है, बल्कि इसलिए एक शब्द है आउटलाइन बनाना या प्लानिंग करना। तो जिस क्वेश्चन का आंसर बनाना स्टार्ट करो उससे पहले एक रफ वर्क कर लिया जाए आउटलाइन, और आउटलाइन में कौन कौन सी बातें आनी चाहिए सिंगल वर्ड्स लिख लिए जाए। अगर वर्ड्स प्रॉपर हैं तो डेफिनेटली जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो शुरुआती आउटलाइन बनाने में 1 से 1.5 मिनट लगा है, लेकिन अगर जब लिखना स्टार्ट करो तो वो 1.5 मिनट आपके आगे के 10 मिनट सेव कर सकता है। तो स्ट्रेटजी में वो 1.5 मिनट लगाना ये वैसा ही है जैसे क्वेश्चन या वो कहावत है ना कि अगर आपको 1 घंटे का टाइम मिला है कुल्हाड़ी के साथ पेड़ को काटने के लिए और कुल्हाड़ी में धार नहीं है तो पहला काम क्या करें? तो अगर कुल्हाड़ी में धार है तो पेड़ काटने में टाइम नहीं लगेगा, हालांकि पेड़ काटना जुर्माने का कारक है आज, पर कहावत में है, सही में नहीं। लेकिन लिखने के लिए भी वैसे ही है, अगर आपके पास प्लानिंग है तो डेफिनेटली आप कम टाइम में अगला काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्रमबद्धता को मेंटेन करेंगे तभी आप अगले पॉइंट पे आने वाले हैं और आपके मार्क्स सिलेक्शन की ओर चलने पड़ेंगे। एक है अवधारणा सही हुआ तो आपके मार्क्स मिलने स्टार्ट हुए, और उस मार्क्स को सिलेक्शन के लिए पहुंचाना तो अगला स्टेप क्रमबद्धता था। तीसरा पॉइंट जिसपे हम जनरली ध्यान नहीं रखते हैं वो है रिलेवेंसी, उसको आप हिंदी में कहते हैं प्रासंगिकता। रिलेवेंसी, फिर भी बात की लिखते समय जैसे ही क्वेश्चन दिखता है आप हमेशा ध्यान देना, एग्जाम हॉल की महिमा है कि आप एक क्वेश्चन को देखो और उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी बातें आज तक आपने देखा, सुना, पढ़ा या मूवीज में देखा है वो सब इकट्ठे लाइन अप होने लगता है। होता है ऐसा? और उस समय आपके पास डबल प्रेशर आता है कि बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, जल्दी से लिखो वरना भूल जाओगे। एक कमांड आता है यहां से और आप स्पीड बढ़ाने लगते हो, और इस क्रम में जो बात जहां याद आ जाए हम वही लिखते चले जाते हैं। यह है प्रासंगिकता का ना होना, क्योंकि जो बात स्टार्टिंग में आना था, जो एग्जाम्पल बीच के किसी चीज से जुड़ रहा था, या जो कंक्लूजन का पॉइंट था, आपने उस जगह किया क्या कि जो बात जहां याद आए लिखते चले गए। अगर प्रासंगिक बात नहीं है तो आपके मार्क्स को नहीं बढ़ाएगी, बल्कि वो यहां पर आकर के सेकेंड पॉइंट आपके रुकने वाला है। तो थर्ड को जोड़ने की आवश्यकता है कि जितने एग्जाम्पल, जितने कोटेशंस आपके पास हैं वो सही जगह पे लिखे जाएं। तो प्रासंगिकता अगर होगी तो आपके मार्क्स फिर पक्के से उस लेवल पे बढ़ेंगे जहां आप सिलेक्शन के बाद किस पोस्ट की ओर जा रहे हैं डिपेंड करता है। सिलेक्शन में इसी क्लासरूम से एक नायब तहसीलदार भी बनेगा, एक डिप्टी कलेक्टर भी बनेगा। नायब तहसीलदार को डिप्टी कलेक्टर बनने में पूरी जिंदगी भी खत्म हो सकती है ना? तो अगर आप वो 2-4 नंबर का अंतर यहां फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पोस्ट मिलने के बाद वो 2-2, 4-4 नंबर खलने लगते हैं कि काश हमने थोड़ा सा ठीक कर लिया होता। एक बात और, अभी जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इंटरव्यू के लिए 4 प्रकार के बोर्ड चल रहे हैं, 4 बोर्ड है वहां पर। उसमें से एक बोर्ड जो है वो बिल्कुल ग्रिलिंग कर रहा है। ग्रिलिंग समझते हो? वो प्यार से बात ही नहीं कर रहा किसी से, बिल्कुल हावी है, क्वेश्चन कठिन से कठिनतम है, लेकिन मार्क्स नहीं दे रहे वो। मतलब कोई अच्छे से ग्रिलिंग करे, तपा दे, ठीक है भाई, जितना परेशान करना कर लो, पर मार्क्स तो दे दो, सही पर्सनालिटी है तो। और दूसरा एक बोर्ड कुछ पूछ ही नहीं रहा, वो सिंपल से प्रश्न पूछा, कहां से आए हो, क्या किए हो, क्यों तैयारी की, सिंपल सी बातें, और मार्क्स शानदार मिल रहे हैं। क्या ये ऐसे बोर्ड तय करना आपके हमारे किस्मत में है? मेंस के साथ अच्छी बात यह है कि सबके पास सेम पेपर है। इंटरव्यू के साथ बुरी बात है कि सबके पास अलग अलग बोर्ड्स हैं। समझ पा रहे हो? वहां किस्मत फैक्टर हावी हो रहा है। तो अगर यहाँ किस्मत नहीं, यहाँ मेहनत है। मेंस में अगर आप राइटिंग सबका सेम है, आप अच्छे से लिख लो तो आप यहाँ लीड ले सकते हो। इंटरव्यू में कौन सा बोर्ड आएगा आपकी जानकारी में नहीं हो सकता, लेकिन यहां तो सबका सेम है ना, इक्वालिटी है। इस इक्वालिटी में अगर आपने लीड ले लिया तो इंटरव्यू का टेंशन कम हो सकता है। इसलिए 3 चीज को बेस बनाकर अवधारणात्मक लेखन, अपने विचारों और पैराग्राफ की क्रमबद्धता मेंटेन करना, और साथ में तीसरा जो बातें जहां लिखनी चाहिए वहीं लिखना। अगर ये 3 काम कर लो तो आपके आधे कष्ट दूर हो सकते हैं, आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां आपको उस टॉप के 2 जो कैटेगरी है ना उनके मार्क्स मिलने स्टार्ट हो जाएं। क्लियर है? अब इसके बाद बारी आती है कि फिर टॉपर लिस्ट में कैसे आए। ओके, ठीक। ये तो 3 पॉइंट हुए जो सिलेक्शन के लिए कंपलसरी है। आप पहुंच चुके वहां तक, लग रहा है कि ये मार्क्स आ जाएंगे, सही तरीके से कर लिया है। अब फिर कुछ और चीजें हैं
जो इसको और हाईलाइटेड करके अपने मार्क्स को बढ़ाने के काम आते हैं। और ये पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अभी उसको नंबर 4 पे रख लेते हैं। क्या है वो? है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक फ्लो चार्ट भी है, बबल राइटिंग भी है, वो पाई डायग्राम भी हो सकता है ना, कई प्रकार के राइटिंग हो सकते हैं। और उसको आप कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि आपके पास जितनी बातें जानकारी में थी उसको किसी भी पैटर्न के साथ आप मिक्स कर दो और ये दिख जाए कि लिखने वाला व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान भी है। ये दिखाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हो, चाहे मैप बनाना हो, चाहे किसी प्रकार को डायग्राम, इवन कुछ डेटा को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना, ये भी कई बार इसका ही पार्ट होता है। अगर वो चौथा काम स्टार्ट हो जाए तो डेफिनेटली आपके 1 या 2 मार्क्स एक क्वेश्चन में बढ़ाए जा सकते हैं। और 1-1-2 नंबर, इसी का तो गेम है पूरा का पूरा। अवधारणा सही है, क्रमबद्धता चल रही है, जो बातें जहां की वहीं आ रही हैं, तो अब जो कॉपी चेक करने वाला है आपके प्रति एक मानसिकता बना रहा है कि ये आंसर चलो ठीक है, क्योंकि सब ऐसा नहीं करते। आप टेस्ट के कॉपी भी उठा के देख लो, उसमें अधिकतर लोग ये चीज नहीं करने वाले हैं। और यही रीजन है कि सिलेक्शन कितने % लोगों का होता है मेंस में? 15,000 लोगों ने मेंस दिया, सेलेक्ट कितने होंगे? आंसर क्लियर है, बोलना नहीं चाह रहा उसमें, है ना। तो रीजन क्या है कि हम वो चीज को मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर वो कॉपी चेक करने वाला आपके प्रति मानसिकता बना रहा है और नंबर देना है जिस टाइम पे, वो पक्के से लास्ट पैरा होता है। लास्ट पैरा पढ़ने के बाद मार्क्स देगा वो, यानी लास्ट पैरा आपके इंप्रेशन को अगर ठीक कर दिया तो 1 आध नंबर बढ़ने के चांस है, और ठीक नहीं किया तो उल्टा भी हो सकता है कि इतना जो मेहनत किया था वो लास्ट पैरा पे जाके पानी फिर जाए। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ना। कई बार टाइम निकल गया या इसके आगे याद नहीं आ रहा है, हम जहां थे वहीं फुल स्टॉप डाल देते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो एक हैबिट डेवलप करो कि अगर कोई बात स्टार्ट किया है तो कंक्लूजन तक पहुंचा के ही छोड़ना है, और लास्ट पैरा आपका कंक्लूडिंग पैरा होना चाहिए। और अधिकतर लोग कंक्लूडिंग पैरा की शुरुआत कुछ अलग प्रकार से करते देखा है मैंने, जिसमें एक सिमिलर अधिकतर दिखता है। इससे स्पष्ट होता है कि अरे स्पष्ट कहां होता है, तुम कुछ और लिख रहे थे। हर एंडिंग एक शब्द से हो सकता है क्या? हर किसी का कोई ना कोई तकिया कलाम है एंडिंग के लिए। जो मैक्सिमम लोगों की जब मैं कॉपी देखता हूं तो वही दिखता है कि वो हर एंडिंग एक ही प्रकार से करना चाहता है। हाँ चलो, देखो बाकी किसी विषय में नियम नहीं है, किसी भाषा लैंग्वेज में, लेकिन हिंदी में कुछ नियम है लिखने के कि आप दीवारें खड़े करो तो छत भी ढालो। ये और किसी में नहीं छत ढालने का प्रक्रिया, सिर्फ हिंदी में है ना। तो अगर आपको लकीर खींच के लिखना है, ऊपर लिखने से राइटिंग बहुत सुंदर दिखता है, ध्यान दियो। और बीच में, अच्छा दोनों पे बीच में लिखो और सुंदर दिखता है, ट्राई करना लिख करके। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप ऊपर फिर छत ढालने की प्रक्रिया जारी रखें? जो ऊपर का लकीर खींचना है वो कंपलसरी पार्ट है, हालांकि उसके बिना भी काम चल जाता है, वो अलग बात है। अगर आपकी राइटिंग ठीक है, स्पीड सही है और आप कर सकते हैं तो लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आधार पर आपके नंबर एक भी कम ज्यादा नहीं होने वाले हैं कि आपने लकीर के ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, ठीक है। पर नियम को मानना है अगर, तो नीचे लिखें, क्योंकि हिंदी में लिखने का एक नियम है, ठीक है। पर उसके बावजूद बता रहा हूं, कई हैं जिन्होंने ऊपर लिख के मार्क्स प्रॉपर लिए हैं और अच्छे खासे पदों पे हैं, इसलिए थंब रूल नहीं है वो, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जब एग्जाम हॉल में बैठे थे, टेंशन बहुत ज्यादा होता है और उस टेंशन में हम करंट अफेयर्स की चीजें तो भूल ही जाते हैं, ये ना क्वेश्चन। तो कैसे याद रखें? याद रखने का एकमात्र तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है, वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। तीसरा कोई तरीका कोई नहीं बता सकता, मैं क्या ऊपर से ब्रह्मा जी उतर आए तो भी। तो प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो करंट अफेयर्स को, अच्छा एक बात बताऊं, करंट अफेयर्स अपने आप में कोई चीज नहीं है, ये आपकी हैबिट है कि आप चीजों को अपडेटेड रखना चाहते हैं या नहीं। अगर आपकी हैबिट एक बार बन गई ना, तो आप हर चीज में नया क्या हुआ सोचना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। ये हैबिट बनाने की बात हो रही है। अगर ये हैबिट बन गया तो ही है, अदरवाइज आप किसी एक क्वेश्चन के लिए एटीट्यूड डेवलप नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो अगर आपको प्रैक्टिस है कि हर चीज मुझे अपडेटेड चाहिए, तो आप कोई भी टॉपिक, कोई मूवी भी देखोगे ना, उसमें नया कौन सा आया, इस डायरेक्टर की नई मूवी कौन सी है, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अगर अपडेटेड रहने का है तो इससे पहले अटॉर्नी जनरल कौन था और अब कौन है, अपने आप मन में आएगा, है ना। अभी भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी। अच्छा, जगदीश धनगर याद करने की चीज नहीं है, लेकिन अगर आपकी हैबिट है चीजों को अपडेटेड रखने का,
तो ही वो आपको याद कर, वरना आज के डेट में जो जितने भी पदाधिकारी हैं वो आ ही ऐसे रहे कि उनको याद क्यों करें, है ना। तो मजबूरी आपकी, अगर आपको अपडेटेड रहने की आदत है तो ठीक है। तो एग्जांपल क्लियर हुआ, तो आपको द्रौपदी मुर्मू याद आ रही थी। अच्छा, इसको क्या इस भूमिका बना के पूछूं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है, जो हमने कहां के संविधान से लिया है? उपराष्ट्रपति कहां के संविधान से लिया गया है? फिर मतलब ये तो तुरंत पूछ लिए, है ना। तो ये जो पद है उसको धारण करने वाले व्यक्तित्व का क्या नाम है महोदया? ऐसा बताओ मुझसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कभी कभार एक पॉइंट में भी क्लियर हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता, अब इसमें 3 लाइन लिखना है 3 नंबर के लिए। चलो कितने पॉइंट लिखोगे? सिंधु घाटी सभ्यता लिखना है, चलो ना, आपके पास टास्क आ गया 3 नंबर के लिए। क्या लिखोगे? बोलो, ट्राई करो, चलो कोई भी एक, कोई एक ठीक से बोल दो। 3 नंबर के लिए लिखना है मात्र। हाँ बोलो। समय अवस्थित नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछना है, सेंटेंस बोलो जो लिखोगी। क्या लिखोगी? चलो एक टास्क कर लेना, एक आंसर बस लिख के दिखा दो। लिख लो वहीं पर, सिंधु घाटी की सभ्यता 3 नंबर के लिए लिखना है। क्या लिखोगे? लिख लो, कॉपी पेन सभी के पास है। टाइम है 1.5 मिनट एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप, टाइम ओवर। कुछ लोगों ने यहां भी लिखने की जहमत नहीं उठाई, बोले हमको क्या लिखना। जिन्होंने लिखा ट्राई तो किया एटलीस्ट। जिसको लग रहा है कि मैंने ठीक लिखा, कोई भी एक व्यक्ति पढ़ के सुना दो, एक कोई चांस दे रहा हूं। लास्ट समय 2200 से 2020 अवस्थित भारत के उत्तर पश्चिम भाग क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र भाजपा क्या ये पूर्णता थी? अच्छा, ये प्री के नोट्स नहीं है कि 3 पॉइंट लिख दो। कायदे से आपको एक पैरा बनाना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। टाइम नहीं रहे तो 3 पॉइंट लिख दो, अलग बात है। पॉलिटिका मेंस का तरीका कभी भी सिर्फ लाइन या शब्द नहीं हो सकते, एक पैराग्राफ होता है। वो क्या क्या बातें आनी चाहिए थी समझते हैं। पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास का काल कौन सा? प्रागैतिहासिक। त्रिकोणाकार कितना क्षेत्रफल में? सबको सब पता है, मैं तो बस तरीके बता रहा हूं लिखने का, जो बातें आनी चाहिए थी। ठीक है, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ये अगर इनमें से कोई भी बात छोड़ दो, अपनी बात पूरी हो सकती है क्या? और लास्ट याद रखना, इसमें इसका कभी अंत नहीं हुआ है, इसका पतन नहीं हुआ है। पता है नहीं पता है? ये पूरे भारत में विस्तारित हो गया है। लास्ट टाइम होना चाहिए। इस सभ्यता के अंत को लेकर कई विचारधाराएं हैं, लेकिन इसका विस्तार पूरे भारत में आज भी देखा जा सकता है। पूर्ण विराम। अगर ये 5 बातें लिख लो तो ही नंबर मिलने के चांस है। यहाँ पर 3 बातों का गिनती ही नहीं है, तो मिनिमम 5 बातें इसमें चाहिए। 5 पॉइंट्स अगर देखें तो ये कोई 1 पॉइंट, 3 पॉइंट या 5 पॉइंट आप रूल नहीं बना सकते। जैसे मैंने एक बड़ा टॉपिक ले लिया, जहां पर 5 बातें लिखोगे तभी 3 नंबर देगा। 3 नंबर 3 पॉइंट ले रिलेटेड नहीं है, इस बात को समझो। क्लियर है? और कई जगह सिंगल पॉइंट में भी काम खत्म हो सकता है। ठीक है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के समय इसरो का प्रमुख पदाधिकारी कौन था? इसमें 3 पॉइंट कहां से लाओगे? 3 पॉइंट लाओगे इसमें कैसे? वो 1 पॉइंट है कायदे से, आपके नंबर पूरे के पूरे मिलने। हाँ, कोई था? ठीक है, ठीक। पर बिरमिटाने की आदत पड़ी हुई ना, क्लाउड क्लियरिटी के साथ बात करने का। खैर, इंटरव्यू में बात करेंगे उसमें भी। अब यही स्ट्रगल चल रहा है मेरा ना, जो आदत पड़ गई है ना, वो इंटरव्यू में नहीं बदलता है। हम वहां भी अस्पष्ट तरीके से इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं।
समझ रहे हो? तो उसको थोड़ा हैबिट ले आओ अभी से, आगे टास्क इजी हो जाएगा।